Good morning students, this is my fourth video considering chapter 2 of class 12th Principle of Management. In this video I am going to take introduction, meaning of Principle of Management, nature and features, nature feature characteristic of Principle of Management, significance or importance of Principle of Management and fuel Principle of Management. This is the most important point. तो हम इसको भी इसमें कंसिडर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम साइंटिफिक प्रिंसिपल को लेंगे। टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल को क्या दिया है, क्या प्रिंसिपल है, क्या टेक्निक है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ये 4 टॉपिक और ये 3 टॉपिक हम इस वीडियो में लेंगे। आते हैं अब इस वीडियो के बारे में। देखिए क्या है इसमें, इस चैप्टर के बारे में। इसमें हम प्रिंसिपल, मेन इसमें क्या है, प्रिंसिपल सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में मैनेजमेंट हैज़ परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सच मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी इफेक्टिवली परफॉर्म थ्रू एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सीधी सीधी बात में अगर बोला जाए कि प्रिंसिपल को हम क्यों बनाते हैं, यानी कि क्या ज़रूरत है प्रिंसिपल की, तो अगर हमें अपने बिज़नेस के गोल को अचीव करना है तो हमको उसके लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और मैनेजमेंट के अपने कुछ सिद्धांत यानी अपने कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जिससे क्या होता है, जो आपके नंबर ऑफ़ प्रिंसिपल हैं, नंबर ऑफ़ प्रिंसिपल आपके जो नंबर ऑफ़ जो फंक्शंस हैं, प्रिंसिपल हैं, वो कैसे परफॉर्म होते हैं। तो ये हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए ही हमको इनकी ज़रूरत पड़ती है प्रिंसिपल की। यानी कि मैनेजमेंट हमको मिलेगा फंक्शंस के थ्रू। फंक्शंस कहाँ से मिलेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल, और तभी हमको ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सकता है। फाइन, अब आते हैं मीनिंग पे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। ये बता रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये आपको मोटा मोटा क्या सिखाता है, मोटा मोटा ब्रॉडली क्या आपको बताता है, एक तरह से एक गाइडलाइंस देता है आपको। किस तरह की गाइडलाइंस? जो ये बताती है कि किस तरह से बिज़नेस पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और मैनेजर का क्या बिहेवियर होना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट के प्रति, अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट के प्रति कैसा बिहेवियर आपका होना चाहिए, ये आपको सिखाता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर दिया है मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज़। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा ही लेंगे क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस 1 नंबर में आते हैं, तो हम इसको 1 नंबर के हिसाब से ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस, ये अभी आपने लास्ट में पढ़ा था, मैनेजमेंट इज़ एन साइंस, एज ए साइंस, ये आपने पढ़ा था। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, ये रिजिड होते हैं। देन ये जो अप्लाई होते हैं, जैसे कि इसमें अप्लाइड फॉर्म में अगर देखा जाए मैनेजमेंट को, तो ये अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल क्यों? यानी कि आप पता नहीं लगा सकते कि ह्यूमन का बिहेवियर अचानक से क्यों चेंज हो गया है। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है, ये मेंटल स्ट्रेस्ड है कि इंसान कैसे कैसे अपने बिहेवियर में चेंज लाता है। तो जो ह्यूमन बिहेवियर है ये कभी भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कभी धूप, कभी छाँव, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसको। मगर साइंस में क्या है, आपका एब्सोल्यूट, यानी कि साइंस क्या है, आपके थिंग्स को रीड करता है। तो थिंग्स के अंदर कोई भी बिहेवियर नहीं होता, वो हमेशा एज कांस्टेंट रहता है। जैसे कि पेन है, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर लिखना है तो ये लिखेगा ना, ख़त्म हो जाएगा तो नहीं लिखेगा। तो ये क्या है, ये रिजिड है, पर यहाँ पर ये रिजिड नहीं है। ओके, फिर आते हैं, दे हैव टू कीप पेसिंग ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट। यहाँ पर हमको इन्वायरमेंट को के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, साइंस कभी चेंज नहीं होता। ठीक, फिर आते हैं मैनेजमेंट टेक्निक। टेक्निक के बारे में देखिए, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर कि गाइडलाइंस जो होती है प्रिंसिपल की, वो मेनली किसके बेस पे होती है। यहाँ पर हमने लास्ट में पढ़ा भी था, लास्ट पेज पे, कि वो डिसीज़न के बेसिस पे होती है, कि आप जो प्रिंसिपल है, जो गाइडलाइंस है, वो डिसीज़न के बेस पे लेते हैं। पर टेक्निक आपको क्या बोलती है? टेक्निक आपको बोलती है कि आपको वो सारे प्रोसीजर, वो सारे स्ट्रेटजी, वो सारे रूल्स फॉलो करने हैं जो जो आपने टेक्निक से पढ़े हैं। अभी हम इस टेक्निक के बारे में ना लास्ट में दिया हुआ है, जब साइंटिफिक प्रिंसिपल पढ़ते तो टेक्निक भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, डिसीजन मेकिंग में प्रिंसिपल मदद करता है, मगर टेक्निक हमको प्रोसीजर, हाउ टू वर्क, ये हमको बताती है। प्रिंसिपल हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं, पर टेक्निक कभी फ्लेक्सिबल नहीं होती। जो प्रोसीजर आपने अपनाया है वही प्रोसीजर आप अपनाओगे। फिर आते हैं वैल्यूज़ और प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस। प्रिंसिपल आपको जनरल एक गाइडलाइंस देते हैं, मगर वैल्यूज़ आपको रूल्स बताते हैं। जैसे कि रूल्स क्या होते हैं, हमेशा खाना बैठ के खाया जाता है, दैट इज़ रूल्स।
पर प्रिंसिपल ये चीज़ नहीं कहता। प्रिंसिपल आपको बताता है कि हाउ टू ईट, कैसे खाना खाना है, उसमें रिजिडिटी नहीं होती है। हाउ टू ईट यानी कैसे खाना है, आप हाथ से खाना खाओगे, प्लेट में रख के खाना खाओगे, तो दैट इज़ अ प्रिंसिपल। पर वैल्यूज़ क्या होती है, आप स्ट्रेट बैठे खाओगे, यानी कि इस रूल को आप चेंज नहीं कर सकते। दे आर फॉर्म आफ्टर रिसर्च इन वर्क सिचुएशन। प्रिंसिपल हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होती है, यानी कि रिसर्च जब आप करते हो, शोध करते हो, तो आप फाइंड आउट करते हो कि क्या कमी है जिसकी वजह से हमको दिक्कतें आ रही है, तो उस कमी को आप पूरा करते हो। पर जो वैल्यूज़ होती है वो कॉमन प्रैक्टिस में होती है, जैसे कि कॉमन प्रैक्टिस यानी कि जो आपने वो तो नहीं, ओल्ड रूल ऑफ थंब, यानी कि आपने एक तरह से पुराने जो दकियानूसी विचार या पुराने ऐसे विचार बना रखे। दकियानूसी तो कहना गलत है, क्योंकि कुछ रूल्स तो अच्छे होते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो कि आपके नॉर्मल प्रैक्टिस में हैं। तो ये दोनों में क्या है कि ये बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं, प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, मगर ये क्या है, हमेशा पुराने ही चलते हैं। टेक्निक क्या होती है, जो ये प्रिंसिपल है टेक्निक इन नेचर, यानी कि टेक्निकली को होते हैं, यानी कि आप कैसे अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से चलोगे, वो होता है इसमें। मगर ये वैल्यूज़ क्या होते हैं, एथिक्स यानी कि मॉरल। जैसे कि कोई बिज़नेस स्टैब्लिश हुआ तो वो क्या टेक्निक है, मगर अगर आपने वैल्यूज़ नहीं फॉलो की तो वो क्या अनएथिकल है, यानी कि आपका एक तरह से बिज़नेस अनएथिकल है, सर्विस मोटिव पे नहीं चल रहा है। ओके, देन आते हैं अब नेचर पे। नेचर ऑफ प्रिंसिपल पे यूनिवर्सल एप्लीकेशन पहला आता है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यूनिवर्सल यानी कि जो प्रिंसिपल हम यहाँ पढ़ेंगे मैनेजमेंट का, वो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर यूनिवर्स में एक बराबर है। यानी कि जैसे जैसे आप प्रिंसिपल पढ़ते हो बिज़नेस के लिए, बिज़नेस लार्ज हो स्मॉल हो तो उस पर क्या टेक्निक लगेगी या क्या प्रिंसिपल लगेगा, गवर्नमेंट बिज़नेस है तो क्या लगेगा, सोशल है तो क्या, वो आपको प्रिंसिपल में 14 प्रिंसिपल में सब सिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर वो प्रिंसिपल क्या है, वो ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कि यूनिवर्सल है, यानी कि आप हर जगह एक बराबर लागू होते हैं। फिर जनरल गाइडलाइंस, प्रिंसिपल आपको एक तरह से गाइडलाइंस देता है कि आपको किस तरह से कोई काम करना है। जैसे कि मान लो आपके बिज़नेस में कोई दिक्कत आई तो हाउ टू सॉल्व इट, ये सजेशन भी देगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। वो प्रिंसिपल आपको हर एक चीज़ बताएगा जो आपके बिज़नेस को चलाने में मदद करता है। फिर आते हैं फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इनका जो भी प्रिंसिपल्स बने हैं, ये ऐसे नहीं कि किसी का मन किया तो प्रिंसिपल बना दिया, ऐसे नहीं बने हैं। ये बने हैं बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि इस प्रिंसिपल को 14 ही प्रिंसिपल क्यों है, 25 भी हो सकते थे, 50 भी हो सकते थे प्रिंसिपल, इतने बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। पर प्रिंसिपल 14 इसलिए बने क्योंकि उनको बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद सोचा गया कि इसको लाया जाए। इसकी वजह से अगर इसको लाया जाएगा तो इससे बहुत सारे कंपनीज़ को या फिर एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होगा, इसलिए प्रिंसिपल क्या है, बहुत प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन की बात बनता है। देन फ्लेक्सिबल, जो प्रिंसिपल रिजिड है वो प्रिंसिपल कभी भी मैनेजमेंट में नहीं आएगा। तो हमें ऐसे ही प्रिंसिपल लाने हैं जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल होंगे तो वो आम जनता के लिए फॉर चेंजिंग इन्वायरमेंट वो अच्छे होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मेनली बिहेवियर। ये जो आपका मेन जो इसका मैनेजमेंट का प्रिंसिपल वो किसको हम किसके लिए बनाते हैं, ह्यूमन के लिए, इंसान के बिहेवियर को रीड करने के लिए। तो यहाँ पर जो मेन बिहेवियर है वो किसका रीड आउट होता है, वो ह्यूमन का। तो जो प्रिंसिपल है ये भी ह्यूमन के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो प्रिंसिपल ह्यूमंस पे लगते हैं यानी कि इंसान पे लगेंगे वही प्रिंसिपल यहाँ पर लाए जाते हैं। बिज़नेस तो क्या है, दोनों चीज़ से चलता है ना, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों रिसोर्सेज चलता है। तो यहाँ पर जो ह्यूमन है उन पे मेन फोकस करके प्रिंसिपल बनाए गए हैं। फिर आते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। जो प्रिंसिपल बने हुए हैं उनको बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि कुछ ना कुछ कारण होंगे जिसकी वजह से कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होगा, यानी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होगा, इसीलिए उनको बनाया गया उन प्रिंसिपल्स को। फिर आते हैं कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट क्या होता है, जो कि अब ये जो प्रिंसिपल हैं ये अचानक से राइज़ होने वाले हैं कि नहीं है, ये हमको देखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू situation of the business. The application of management principle is depend or contingent upon the prevalence condition, यानी कि जैसे जैसे कंडीशन होगी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो प्रिंसिपल को हम लागू करेंगे। तो कॉन्टीजेंट मतलब क्या होता है, ऐसे चीज़ जो कि अचानक से राइज हो जाए। तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है कि ऐसे प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है ये पूरे क्या डिपेंडेंट है, यानी कि जिस तरह से वर्किंग कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से हमको प्रिंसिपल को रीड आउट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आता है सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब क्यों आखिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया, इसलिए बनाया गया। पहला पॉइंट, प्रोवाइडिंग
मैनेजर्स विद यूज़फुल इंसाइट इनटू रियलिटी, यानी कि जो आप सोच में अपने ला रहे हैं, यानी कि जब इंसान कोई बिज़नेस स्टैब्लिश करता है तो वो बहुत सारे लोग को रिक्रूट करता है। किस सोच से रिक्रूट करता है कि ये सब लोग मेरे बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो सोच है इसको रियलिटी में, ये सोच क्या है, इंसाइट, यानी कि जो आपके सोच में है उसको रियल वर्ल्ड में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपको विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही समझ में आता है। अभी जब आप प्रिंसिपल पढ़ेंगे देन यू रियलाइज़ कि आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन, कितना इंपॉर्टेंट होता है इक्विटी, कितना इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर, ये सारी चीज़ें क्या इंपॉर्टेंस में आता है। इसीलिए उनको बनाए गए जिससे कि मैनेजर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मिस्टेक होने के चांसेस ना हो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी प्रिंसिपल बनाए गए हैं वो यही सोच के बनाए गए हैं कि जितना हो सके कम से कम रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज़ करके एडमिनिस्ट्रेशन अपना लगा के हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस हों। जितने हमारे पास प्रॉफिट होंगे उतना हमारे बिज़नेस के लिए क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक डिसीज़न। साइंटिफिक डिसीज़न क्या बोलता है, साइंटिफिक डिसीज़न ये बोलता है कि जो भी हम डिसीज़न लेते हैं वो साइंटिफिकली कहीं ना कहीं उसमें बायसनेस, यानी कि एक तरह से समझिए आप पार्शियल नहीं हो सकते, किसी के प्रति आप पार्शियलिटी नहीं कर सकते हो। द मैनेजमेंट डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड जस्टिफिएबल इन टर्म्स ऑफ द इंटेंडेड पर्पस, यानी कि जिस पर्पस के लिए आप बिज़नेस अपना खोल रहे हो उसमें जो भी आप डिसीज़न लोगे वो सारे जो डिसीजंस होंगे वो फैक्ट या जस्टिफाइड, यानी कि आप जो भी डिसीजन लोगे वो कहीं ना कहीं सच को प्रदर्शित करता होगा। आप अनबायस्ड, यानी कि एक तरह से आप प्ले नहीं कर सकते कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए फ्रूटफुल है इसलिए मैं से कर लेता हूँ। तो ओल्ड रूल ऑफ थंब क्या बताता है कि जो भी डिसीज़न हो वो साइंटिफिकली हो, यानी कि साइंटिफिक यानी कि जो कि ट्रुथ पे बेस्ड हो। फिर आते हैं नेक्स्ट मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट हमको अपने प्रिंसिपल को भी चेंज करना पड़ता है। तो प्रिंसिपल इसीलिए बने हैं जिससे कि बदलते हुए इन्वायरमेंट में हम उसको चेज़ कर सकें। फिर आते हैं फुलफ़िल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करना हो, यानी कि सामाजिक दायित्व को, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रिंसिपल हैं। जैसे कि हमारे पास एक इक्विटी का प्रिंसिपल है। इक्विटी बोलता है कि सबको एक बराबर तौलो, यानी कि एक डिपार्टमेंट में अगर मैनेजर हैं तो अलग डिपार्टमेंट में मैनेजर होंगे, हर डिपार्टमेंट में होंगे तो उनको मैनेजर का जो दर्जा है उनको हमेशा एक बराबर देना चाहिए और एक ही वेजेस पे देना चाहिए। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए हम प्रिंसिपल को पढ़ते हैं जो हमको हमारे एथिक्स याद दिलाता है कि हमें पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू डिमांड अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जो गाइडलाइंस है हम उसी को फॉलो करें, इसलिए प्रिंसिपल बने होते हैं। फिर आते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च। जब भी हम बिज़नेस खोलते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं उनको हम ट्रेनिंग दें, ट्रेनिंग एजुकेशन अपने प्रोडक्ट के प्रति उनको अवेयर करें और उनको, और ये जो भी चीज़ें हैं वो रिसर्च से हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया बिना किसी रिसर्च किए, तो हो सकता है कि आपका कोई प्रोडक्ट ले भी ना, तो इसलिए आपको पूरा रिसर्च करना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए। तो इसलिए एजुकेशन होना ज़रूरी है, अवेयरनेस होना ज़रूरी है, ट्रेनिंग और रिसर्च होना ज़रूरी है, इसलिए प्रिंसिपल को हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को किसने दिया हुआ है, पहले तो ये देख लीजिए, हेनरी फ्यूल, इस नाम को याद कर लीजिए। हेनरी फ्यूल जो है वही है फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल, जिसको हम जनरल प्रिंसिपल कहते हैं। जो 14 प्रिंसिपल हैं उनको हम जनरल प्रिंसिपल कहते हैं। और जनरल प्रिंसिपल के फादर कौन है, हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल उनके फादर हैं जिन्होंने जिनका जहाँ पर दिया है सन 1841 से 1921। ये फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। देन इनका एजुकेशन जो था माइनिंग एकेडमिक्स ऑफ सेंट एंटिनन इन 1860 इन माइनिंग इंजीनियरिंग। इन्होंने बताया कि इन्होंने एजुकेशन कहाँ से की, इन्होंने एजुकेशन का जहाँ से ग्रेजुएशन की है वो लिखा हुआ है और किस फील्ड से की है वो भी दिया हुआ है। तो ऐसे करके आप इसको रीड आउट कर लेंगे। ये इसको मैं फोकस भी कर देती हूँ जिससे कि आप इसको रीड आउट कर लो। एक तरह से आप इसको जनरली एक रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ही इज़ वेल नोन एज अ फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट ये जो मैंने यहाँ लिखा है जनरल प्रिंसिपल, उसी के फादर हेनरी फ्यूल कहलाते हैं। और इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं और इन्होंने सारे फंक्शंस को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, इन सबको ध्यान रखते हुए, सारी टेक्निक, सारी सिक्योरिटी, सारे फाइनेंस को ध्यान रखते हुए इन्होंने तभी 14 प्रिंसिपल अपने लाए हैं। अब आते हैं मेन प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल जो है आपको
उंगली के टिप्स पे याद होने चाहिए। 14 प्रिंसिपल आपको हमेशा उंगलियों के टिप्स पे याद होने चाहिए। कोशिश कीजिए कि सीक्वेंस से याद करें, जिससे कि आप बीच का एक को भूलेंगे नहीं। अगर आप कहीं से भी याद कर लेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी को कोई दिक्कत है, ना ही सीक्वेंस को इतना दिखता है। मगर सीक्वेंस से याद करने में एक प्रॉफिट क्या होता है कि आप एक भी प्रिंसिपल नहीं भूलेंगे, क्योंकि 14 प्रिंसिपल को मेमोराइज़ करना भी इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि माइंड क्या है ना, कुछ दिन बाद भूल जाता है। तो अगर आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे तो आपको 14 प्रिंसिपल याद आने के भी चांसेस रहेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, 14 प्रिंसिपल बस आपकी मेमोरी में होने चाहिए। सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है, पर सीक्वेंस से एटलीस्ट आपकी मेमोरी में वो चीज़ रहती है, इसलिए मैं कह रही हूँ। पहले आते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क। जितने भी प्रिंसिपल हैं 14 में आपको बहुत ही नॉर्मल टर्म्स में समझाऊंगी, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल है ये। डिवीज़न ऑफ वर्क क्या बताता है आपको? कोई भी इंसान एक काम करने में सक्षम नहीं होता है, तो वो क्या करता है, सारे काम को छोटे छोटे स्मॉल टास्क में अकॉर्डिंग टू पर्सनस कैपेबिलिटी, जिसके लिए जो स्पेशलिस्ट है, जिसके लिए जो एक्सपर्टीज़ है, उसके अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज़ को बांट देता है, उसे कहते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क। According to this principle, whole work must be divided into small tasks or job, and each job must be assigned to a trained specialist who is competent to perform it। यानी कि वो परफॉर्म कर सके, इसलिए उनको according to their capacity हम उनको डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब यही प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पर दिया, मैं इसको आपको शॉर्ट बताती हूँ। ओके, इसमें बताया गया कि जितना आप काम को डिवाइड कर दोगे उतना ही क्या है, प्रोडक्शन बढ़ेगा और लोगों के स्मॉल एफ़र्ट निकल के आएंगे। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ को आप काम देते हो, स्मॉल एफ़र्ट निकल के आएंगे, जिससे कि वो बेटर एफ़र्ट लगा के अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे पाएंगे। डिवीज़न ऑफ वर्क आपको टास्क को सिंपल बनाता है, यानी कि आपको कम काम करना पड़ता है और उस काम को करते करते आपको रेपिटेटिव यानी कि लर्निंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा डिवीज़न ऑफ वर्क की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्या आपको बताती हैं, ये आपको ये समझाती हैं कि आपका काम ज़्यादा है, जितना आप काम में परफेक्शन लाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो काम जो होता है वो डिवीज़न ऑफ वर्क की वजह से इंसान स्पेशलिस्ट बन पाता है। देन जो भी ये प्रिंसिपल है, ये मैनेजरियल और टेक्निकल दोनों वर्क के लिए अच्छा है, यानी कि डिवीज़न ऑफ वर्क काम डिवाइड करके करेंगे ज़्यादा अच्छा है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, तो एक दिन में बैठ के सारा चैप्टर या सारी बुक नहीं पढ़ लोगे, सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ लोगे। तो क्या होता है, आप उसको डिवाइड करते हो कि आज इतना, कल इतना, परसों इतना। तो यही चीज़ मैनेजमेंट में भी है। फिर आते हैं नेक्स्ट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताती है? एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए। कोई क्लास में है, क्लास में मैंने किसी बंदे को या फिर मॉनिटर को बोल दिया कि आपको क्लास को माइंड करना है, मगर आप किसी को हाथ नहीं लगाएंगे, आप किसी को डांट नहीं सकते, आप बस क्लास में खड़े हो जाइए और क्लास को शांत कराइए। तो क्या वो शांत करा पाएगा क्लास को? नहीं, क्योंकि उसके पास ना मैंने अथॉरिटी दी है किसी को मारने की, ना किसी को बोलने की, सिर्फ उसे खड़ा होने को कह दिया मैंने। खड़ा होने से क्या होता है, जब किसी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी नहीं होती तो कोई भी क्लास चुप नहीं रहती है, क्योंकि वैसे भी जनरली चुप नहीं होती है। तो फिर जब अथॉरिटी नहीं दी है नाम लिखने की, पनिशमेंट देने की, तो वैसे भी कोई इंसान नहीं सुनेगा। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी आप किसी सबॉर्डिनेट को कोई काम देते हैं, यानी कि डिवीज़न ऑफ वर्क करते हैं, कोई काम देते हैं, तो आपको उसको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। ये काम आप ही ख़त्म करेंगे और आप ही इसके लिए अकाउंटेबल होंगे। तो जब आपको जिम्मेदारी दे देंगे ना आप किसी को, तो वो काम उतने ही अच्छे से और कम समय में वो आपको करके देगा। अथॉरिटी इज़ द राइट टू गिव ऑर्डर, यानी कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि आपको ये काम करना है अपने सबॉर्डिनेट को, और उसको रिस्पॉन्सिबल कर रहे हो कि आप मुझे इसके लिए अकाउंटेबल है, यानी कि आप मुझे जवाब दोगे कि आपने कितना काम आज ख़त्म किया, कितना नहीं किया। पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ बता रहा है कि अगर आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ साथ लेकर नहीं चलोगे तो अथॉरिटी क्या होती है, मिसयूज़ होती है। आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम नहीं दोगे तो, जैसे कि मान लो मैंने किसी को ऑथराइज़ कर दिया कि आप उनको डांट भी सकते हैं, तो ऐसा भी होता है कि लड़ाई झगड़ा भी क्लास में हो जाता है ना, क्योंकि उनको लगता है कि मैम ये तो मॉनिटर हैं, ये तो टीचर थोड़ी ना जो उनको मार रहे हैं। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी साथ साथ चलती है, यानी कि वो बैलेंस होनी चाहिए हमेशा। फिर आते हैं अथॉरिटी। जब इंसान देता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देता है तो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि हम बिज़नेस में कोई भी गलत काम नहीं होगा, इसकी वजह से हम उसको अथॉराइज़ करते हैं कि आप जो कोई काम गलत ना हो पाए, इसीलिए आप इस पर ध्यान रखिए। फिर आते हैं नेक्स्ट, अ मैनेजर शुड राइट टू पनिश
सबॉर्डिनेट उनके पास अब हमने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो हम पनिश भी कर सकते हैं कि आपने काम समय पे क्यों नहीं ख़त्म किया, तो पनिशमेंट भी हम दे सकते हैं। देन आते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो हर मैनेजमेंट में ज़रूरत पड़ती है। क्यों? डिसिप्लिन एक तरह से रूल्स और रेगुलेशन आपको सिखाता है कि आपको किस तरह से किसी काम को सिस्टमेटिक मैनर में करना है। अगर कोई इंसान डिसिप्लिन में नहीं चलेगा तो देखिए ऐसी हरकत होगी। डिसिप्लिन क्या सिखाती है कि मतलब कि एक तरह से आप संयम में रह के अच्छी तरह से काम करिए। डिसिप्लिन में हर चीज़ आती है, वर्किंग एनवायरनमेंट भी आता है, अच्छी तरह से बात करना भी आता है, तो हर एक चीज़ डिसिप्लिन में आती है। जैसे आप कोई इंसान चिल्ला रहा हो तो हम लोग कहते नहीं डिसिप्लिन में रहो, तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी पे अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो ऐसी ही हालत हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा आपस में होगा, इसलिए डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। देन आते हैं नेक्स्ट यूनिटी ऑफ कमांड। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है। यूनिटी ऑफ कमांड होता है ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर। यानी कि जितने भी सबऑर्डिनेट हैं, 50 हैं, 100 हैं, जितने भी हैं, वो सिर्फ एक ही इंसान की बात सुनेंगे। इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यानी कि आपको एक ही इंसान कमांड कर सकता है, यही होता है यूनिटी ऑफ कमांड। ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर, यानी कि इन एक ही आदमी से ऑर्डर सारे लोग रिसीव करेंगे, जितने भी सबऑर्डिनेट है सारे लोग एक ही आदमी से अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर, यानी कि जवाबदेही भी जो लोग ये लोग करेंगे वो सिर्फ एक को करेंगे। इससे क्या होता है, आपको अगर 2-3 लोग डील करेंगे तो आप क्या होगे, आप कंफ्यूज होगे किसने क्या बोला, इसलिए एक टाइम पे एक ही इंसान का आप सुन सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न को भी हटाना, सेकंड पॉइंट बता रहा है, अगर आपको कन्फ्यूज़न, लड़ाई झगड़ा या अपनी वर्किंग कंडीशन को, हार्मनी को मेंटेन रखना, तभी भी आपको ज़रूरी है कि आप यूनिटी ऑफ कमांड लेके चलें। यूनिटी ऑफ कमांड अगर वॉयलेट हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड हमेशा कंपनी में होना चाहिए। फिर आते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर ग्रुप एक्टिविटी। ये ग्रुप है, ये इंसान इन पे डील करेगा, तो इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। मगर इस इंसान के पास सिर्फ एक प्लान रहे, ओनली वन प्लान, यानी कि एक वन प्लान पे वन हेड डील करे अपने ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, तो अपने गोल को अचीव कर सकता है। यानी कि इस इंसान ने एक प्लान बनाया है, किसी इंसान ने एक प्लान बनाया है और वो अपने सबऑर्डिनेट को बोला कि हम इस प्लान के तहत ये काम करेंगे। उससे क्या होगा, सब लोग एक ही प्लान पे फोकस करेंगे और ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, और इससे क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, डुप्लीकेशन नहीं होता, डुप्लीकेट वर्क होने के चांसेस नहीं होते। इसलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कंपनी में होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बहुत सिंपल से टर्म में इसको समझिए। किसी भी सबऑर्डिनेट को सिर्फ अपने लिए, अकेले अपने इंडिविजुअल के लिए ना सोच के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हो तो आपका मेन मोटिव होता है कि अपने कंपनी के गोल को अचीव करना, ना कि अपने गोल को अचीव करना। जैसे कि मान लो मैं किसी बिज़नेस पे जुड़ी और मैंने सोच लिया कि यार मैं इस बिज़नेस पे काम करके ना इतने लाखों रुपए कमा लूँ, गलत तरह से लाखों रुपये कमा लूँ, तो वो किसका इंटरेस्ट है, वो सिर्फ मेरा इंटरेस्ट है। मगर अगर मैंने ये सोच लिया कि मैं इस कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी, तो दैट इज़ जनरल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट बी प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल और एम्प्लॉय। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल हमको एज अ होल लेके चलना चाहिए, ना कि खुद का अपना। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इन ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल हैज़ हिज ओन इंटरेस्ट एंड कंपनी हैज़ गॉट इट्स ओन ऑब्जेक्टिव। यानी कि हर कंपनी के अपने गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर इंडिविजुअल के भी होते हैं, पर इंसान को अपने गोल को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना चाहिए। अगर आप अपने गोल को अचीव करोगे, नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, तो वो एक तरह से बहुत लोग के इंटरेस्ट को फेल कर देगा। तो हमें अगर अपने इंटरेस्ट को सोचना है, तो अगर अपना इंटरेस्ट आता है तो हमें एज अ लार्ज सोचना चाहिए, यानी कि जिससे कि अपने इंटरेस्ट की बेस पे ओनर का भी इंटरेस्ट हो, शेयर होल्डर का भी हो, क्रेडिटर का भी हो। तो हमें अपने एम को सेक्रीफाइस करके सबके एम को सोचना चाहिए और उसको अपना इंटरेस्ट बनाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इंसान का अपना इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट दोनों अलग अलग होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन दोनों को साथ में लेके चलें। हमारा इंटरेस्ट वही हो जो कि
बिज़नेस का इंटरेस्ट हो, यानी कि दोनों एक ही इंटरेस्ट होगा तो कंपनी ज़्यादा अच्छे से चलेगी। अ मैनेजर कैन इंश्योर दिस प्रिंसिपल थ्रू हिज बिहेवियर। मैनेजर इस चीज़ को चेंज कर सकता है, यानी कि कोशिश कर सकता है कि अपने बेनिफिट को साइड में रख के बिज़नेस के बेनिफिट को वो लेके चले। फिर आते हैं रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सिंपल सी बात है, जो भी बिज़नेस में हमारे काम कर रहा है उनको सबको पेमेंट मिलनी चाहिए अच्छी। ओवरऑल पेमेंट एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी हमारे बिज़नेस में काम कर रहे हैं उनकी स्टाइपेंड, उनकी सैलरी, उनका वेजेस, उनका कमीशन, जिस तरह से आप उनको पेमेंट करते हो वो अच्छा होना चाहिए, जिससे कि वो खुश रहें। यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि जस्ट एंड फेयर। जस्ट एंड फेयर मतलब कि जितना हो सके सही वेजेस दीजिए, जितना घंटे वो काम कर रहे हैं उतने उसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस दीजिए। उसके अलावा जितनी कैपेसिटी पे वो काम कर रहे हैं उतनी कैपेसिटी का उनको पेमेंट मिलना चाहिए और अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट भी मिलना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन देखिए क्या होता है, ये है सेंट्रलाइजेशन, यानी कि सब लोग मिलके किसी एक की बात सुन के सेंट्रलाइज हो जा रहे हैं, यानी कि एक ही इंसान सब पे डील कर रहा है। और डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि सब लोग अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो एक तरह से ये भी अच्छा है और ये भी, दोनों अच्छे हैं, पर दोनों अपने अपने कंडीशन के हिसाब से अच्छे हैं। कैसे? देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन यानी कि एक हेड ऑफिस है, उसी के अकॉर्डिंग सब लोग कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ इसका, आरबीआई एक सेंट्रलाइज है जो कि सारे कमर्शियल बैंक को डील करता है, यानी कि आरबीआई क्या है? सेंट्रलाइजेशन, और सारे बैंक इनके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? एक ही बैंक के पास है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जितने बैंक्स हैं, जैसे कि जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं मेनली उनकी बात करते हैं, यहाँ नेशनलाइज है, यहाँ प्राइवेट बैंक है, तो प्राइवेट बैंक के सबके अपने अपने क्या होते हैं? टारगेट्स होते हैं कि आपको वो टारगेट्स पूरे करने हैं, तो ये डिसेंट्रलाइज होते हैं, यानी कि ये अपने अकॉर्डिंग हर ब्रांच काम करता है, जिससे कि उसकी ब्रांच बंद होने की नौबत ना है, किसी की जॉब छोड़ने की नौबत ना है, उसकी सैलरी ना कट जाए, तो इन सब बेसिस पे ये चलता है। अब देखिए सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कॉन्सेंट्रेट, ये बताया मैंने कि डिसीजन मेकिंग पावर किसी एक के हाथ में होती है, यहाँ पर हर लेवल पे होती है। अब जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, मगर डिसेंट्रलाइजेशन में सारे लेवल अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ओके, ऐसे करके यहाँ पर दिया है, जिससे सेंट्रलाइजेशन होगा तो डिले वर्क होना बहुत कॉमन है, क्योंकि आप वेट करोगे कि जब ये डिसीजन देंगे तभी हम कोई काम करेंगे। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। देन आते हैं स्केलर चेन, इसको भी ध्यान से देखिए। स्केलर चेन बहुत बड़ा दिया है, पर मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगी स्केलर चेन क्या होता है। स्केलर चेन में मतलब क्या होता है, जब भी ये देखिए एक बना हुआ है, स्केलर चेन इसे कहते हैं। जब कोई ऑर्डर दिया जाए तो हमेशा टॉप से लेकर बॉटम तक आए, यानी कि उसका जो वे होगा आने का वो ऐसे होगा। और जब कोई रिक्वेस्ट हो तो नीचे से ऊपर जाए, यानी कि बॉटम से ऊपर, यानी कि एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन रहे, चेन मेंटेन रहे। According to this principle, organization should have a chain of authority and communication that run from top to bottom, and top to bottom ये है, and should be followed by manager and the subordinate, यानी कि जो भी ऑर्डर आएगा वो ऊपर से नीचे आएगा। यानी कि अगर आप सीक्वेंस ला रहे हो तो यानी कि ए से सीधे सी पे आ जाएगा, ए से आएगा बी पे, बी से आएगा सी पे, सी से आएगा डी पे, और डी से आएगा ई पे। दैट इज़ कॉल्ड स्केलर चेन। स्केलर चेन यानी कि चेन जुड़ी है, इस चेन से ही जो काम होगा, यानी कि एक फ्लो में काम होगा। देन आते हैं इसी में आता है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या होता है? देखिए यहाँ पर दिया है, गैंग प्लैंक अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेम लेवल विद इन फॉलोइंग स्केलर चेन। यानी कि स्केलर चेन में कभी कभी क्या होता है, दो डिपार्टमेंट के लोगों को बातें करनी होती है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, दो डिपार्टमेंट के लोग क्या हो गए, दोनों मैनेजर हो गए अपने अपने डिपार्टमेंट के, प्रोडक्शन का हो गया, सेल का हो गया, इनको आपस में कुछ बात करनी है, तो गैंग प्लैंक के थ्रू अपने सामने वाले से ये बात कर सकते हैं। यानी कि सुपीरियर से नहीं, ये नहीं कि डी से जी में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अगर मैनेजर है तो ये भी मैनेजर होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट का, तो इनके आपस में जो कम्युनिकेशन होगा उसे कहते हैं गैंग प्लैंक। प्लैंक क्या होता है? एक ब्रिज के थ्रू दो लोग को जोड़ना, दो छोर को जोड़ना, दो किनारों को जोड़ना एक ब्रिज के थ्रू, इसे कहते हैं हम गैंग प्लैंक। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरी वन, यानी कि
आप जिस भी इंसान को या जिस भी सामान को किसी भी चीज़ को करेंगे तो वो ऑर्डर पे करेंगे, यानी ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस पे करेंगे, जो जिसके लायक है उसी के लिए करेंगे। इससे क्या होगा, वेस्टेज के चांसेस कम होते हैं। जैसे कि मान लो किसी इंसान को साइंस पढ़ाना नहीं आता, कॉमर्स पढ़ाना आता है और हमने उसको साइंस पे लगा दिया, तो वो क्या टाइम वेस्ट है, यानी कि आपने आपकी कैपेसिटी के हिसाब से हमने आपको नहीं रखा। तो यानी कि हमको उन्हीं जो इंसान जिसके लिए सूटेबल है उसको उसी में रखेंगे, तो उससे क्या एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगी, उससे ऑब्स्टिकल नहीं आएंगे, उससे क्या होगा, कोई भी ग्रेवियांस नहीं होंगे, उससे कोई भी प्रोडक्टिविटी में या एफिशिएंसी में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हमको ऑर्डर को फॉलो करना ज़रूरी है। देन आते हैं इक्विटी। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि पक्षपात, भेदभाव अमंग द एम्प्लॉयज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स मतलब होता है जेंडर, बिलीव और नेशनैलिटी। यानी कि हमें किसी में भी इनमें से जो भी चीज़ दी हुई है इनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि सबको एक बराबर ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे यहाँ 100 वर्कर काम कर रहे हैं और 100 को हम डिफरेंट वेजेस दे रहे हैं, डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ये गलत है। अगर आपके वर्कर सारे एक बराबर एक ही काम कर रहे हैं तो हमको एक ही तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए, किसी डिस्क्रिमिनेशन से नहीं करना चाहिए, छुआछूत, पक्षपात नहीं करना चाहिए, कास्टिज़म नहीं करना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी। इससे क्या होता है कि कंपनी का पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है, इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है। इससे एक और चीज़ क्या होती है कि कंपनी जो आपके अंदर काम कर रही है, जो एम्प्लॉयज़ आपके अंदर काम कर रहे हैं उनके अंदर भेदभाव नहीं हो गया, अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट देख के और लोग को वो प्रवोक करेंगे कि आप इस बिज़नेस पे जुड़िए। फिर आते हैं नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। According to this principle, there should be a proper effort to achieve stability and continuity of tenure of personnel। यानी कि जो आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनका जो पीरियड है, यानी कि जितने देर के लिए वो आपके बिज़नेस में है, उससे वो आपको मैक्सिमम रिज़ल्ट दे पाए और वो आपके बिज़नेस में स्टेबल रहे। यानी कि जैसे जैसे इंसान बिज़नेस में पुराना होता जाता है उतना ही वो जेम होता जाता है, उतना ही वो अच्छा होता जाता है उस बिज़नेस के लिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमको जो भी इंसान हमारे काम कर रहा है उसका एक टेन्योर आप फिक्स कर दें कि ये टेन्योर में आपको काम करना, और उस टेन्योर पे वो स्टेबल रहे, आपके यहाँ काम करे। उससे क्या होता है कि जितना उसको आप अच्छा समय देंगे उतना ही वो अच्छे से काम करेगा। एम्प्लॉय शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिग्यूरस प्रोसीजर। One selection, they should be kept at their position for the minimum period and must be a reasonable time to show their result। यानी कि इतने समय के लिए एटलीस्ट आप रखिए जिससे कि वो अपने परफॉर्मेंस को शो कर सके। तो आपको क्या चाहिए, उसका स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसको 5 साल 10 साल जितने साल के लिए टाइम के लिए रख रहे हो उतने टाइम में उसको रिज़ल्ट दिखाने का मौका मिलना चाहिए। जो भी इंसान आपके यहाँ रहेगा उसको पता होगा कि मैं यहाँ अभी वर्क सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी मेरी, तो उतना ही वो अच्छा परफॉर्म करेगा। ये भी इसका एक पॉइंट है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट सेकंड पॉइंट है ये 13 पॉइंट, इनिशिएटिव। वर्कर शुड बी एनकरेज एंड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। यानी कि कोशिश करनी चाहिए हर वर्कर को, हर बिज़नेस को कोशिश करनी चाहिए कि वर्कर से उनकी ओपिनियंस, उनकी राय, उनके इनिशिएटिव ज़रूर लें, जिससे कि जो भी प्लान किया जाए या जो भी बिज़नेस सोचा जाए करने के लिए उससे फ़ायदा क्या हो, उससे फ़ायदा ये होगा कि बिज़नेस को ज़रूरी नहीं कि आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट ही अच्छा काम बता पाए, हर एम्प्लॉयज़ क्या अच्छा काम बता पाता है। इसलिए हमको एनकरेज करना चाहिए कि वो लोग इनिशिएटिव लें जिससे कि हम लोग अच्छा प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें। फिर आता है लास्ट पॉइंट, स्पिरिट द क्रॉप। इसका मतलब होता है यूनिटी। ठीक, जब हम बिज़नेस में या मैनेजमेंट में काम करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी होती है, यानी कि नंबर ऑफ़ पीपल हमारे साथ ऐड होते हैं। तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि सबको साथ ले के काम करें, यानी कि टीम वर्क होना चाहिए। मैनेजर शुड परफॉर्म अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हारमोनी अमंग एम्प्लॉयज़। जब हम मिल के काम करेंगे तो उतना ही काम अच्छा हो पाएगा। देखो इसमें दिया हुआ है, टीम का फुल फॉर्म देखिए लिखा है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। यानी कि जब मिल के काम करेंगे एक ही ऑब्जेक्टिव की ओर तो हम ज़्यादा अचीव कर सकते हैं इन फ्यूचर। ओके, अब आप इसको देख लेंगे इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट ना क्लियर हो जाए आप इसको देख लीजिएगा। प्लस इस वीडियो को पॉज करके आप इसको भी देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर है ट्रेडिशनल इम्प्लीकेशन, मॉडर्न इम्प्लीकेशन, ये पूरा जो हमने अभी बैग में पढ़ा है 14 प्रिंसिपल उनके ही बेस पे दिया हुआ है। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे, पॉज करके आप इसको अच्छी तरह देख लेंगे। इस वीडियो को काफ़ी बार देखिए जिससे कि आपके दिमाग में ये सारे प्रिंसिपल 14 जो है वो मेमोराइज़ हो सके। ऑल द बेस्ट फॉर यू टुडेज़ मॉक टेस्ट।
थैंक यू।